राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार किए प्रदान। भारतीय जनता पार्टी ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। हरियाणा में डॉक्टर सतीश पुनिया प्रभारी और सांसद सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। प्रदेश में समाधान शिविरों में समस्याओं का मौके पर ही निपटान होने से लोगों में खुशी। 11 से 15 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री 9 जुलाई को स्वयं करेंगे निरीक्षण। और नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को 2 सत्रों में होगी आयोजित। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की याचिका के जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पूरी परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। साथ कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को बिहार में प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में डॉक्टर सतीश पुनिया प्रभारी और सांसद सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड और विधायक नितिन नाबिन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रभारी और सतीश उपाध्याय सह प्रभारी होंगे। पार्टी के महासचिव तरुण चुग को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। आशीष सूद को गोवा, श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश और विजयपाल सिंह तोमर को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है। सांसद संबित पात्रा पूर्वोत्तर राज्यों के संयोजक बनाए गए हैं। तो भी जाता, झारखंड भेजती तो भी जाता। अच्छा, ये मुझे नजदीक का प्रदेश दिया, मेरे लिए तो सहूलियत है। आदमी जड़ों से कभी खत्म नहीं होता है, न उससे अलगाव किसी तरीके से होता है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, मुझे परिश्रम से उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। मेरी प्राथमिकता तो ये। हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव का थोड़ा मिजाज अलग होता है। जिस तरीके की कांग्रेस की वहां अंदरूनी स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है वो धरातल पर अपेक्षाकृत और दलों से ज्यादा मजबूत भी है। वहां पार्टी के नेता परिश्रमी हैं, एकजुट हैं। बिखरी हुई कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई चुनौती है। और पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने अर्जित की हैं, उनका ठीक तरीके से बेनिफिशियरीज तक हम लोग उस चीज को अपील के तौर पर ले जाएं, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को साथ लेके, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेके हम लोग हरियाणा की चुनौती को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पार पाएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने राज्य के सभी उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों को समाधान शिविरों के दौरान सामने आई परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी शिकायतों का 8 जुलाई तक समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 9 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से समाधान शिविरों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के DC और ADC के साथ समाधान शिविरों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि आमजन के द्वारा इस पहल की सराहना की जा रही है। नागरिकों की चिंताओं को तत्परता से हल करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे नागरिक प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य बताया। मुख्य सचिव ने कहा कि हमें लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों के कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही
सुनिश्चित करने के लिए इन शिविरों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों और उपमंडलों में इन समाधान शिविरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सचिवालय में एक वीडियो वॉल भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतों का विवरण, निगरानी और समन्वय के विशेष सचिव डॉक्टर प्रियंका सोनी को भेजने के भी निर्देश दिए। इससे मुख्यालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी ताकि इन मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। आम लोगों की समस्याओं को उनके घर आंगन में ही निपटाने के लिए राज्य सरकार ने समाधान शिविर से आगे कदम बढ़ाते हुए 11 जुलाई से 15 जुलाई तक हरियाणा प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव, ब्लॉक और नगर निगम के स्तर पर शिविर लगाकर आमजन की परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अविवाहित पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी सहित विभिन्न समस्याओं को निपटाया जाएगा। इसको लेकर जिला के 312 गांव सहित म्युनिसिपल कमेटी स्तर पर कैंप लगाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जिला नागरिक संसाधन और सूचना अधिकारी खुशवंत सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान आम नागरिकों की पेंशन, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी सहित विभिन्न पोर्टल में डेटा अपडेट करने का काम मौके पर ही किया जाएगा। कैंप लगाने के लिए 200 से ज्यादा डेटा ऑपरेटर्स की ड्यूटीज लगाई गई हैं। किया जा रहा है हर लोकल लेवल पे, जिला स्तर पे, पूरे गांव वाइज और एमसी लेवल पे हमारा समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। हमारे ज़िले में 312 ग्राम पंचायत हैं और उन सभी में हमारा कैंप लगाया जाएगा CPLO की सहायता से, और किसी भी तरह की परेशानियों PPP से संबंधित, चाहे पेंशन से संबंधित, उसमें मौके पर ही समाधान किया जाएगा। ये समाधान शिविर, इसमें 200 से अधिक CPLO हर विलेज वाइज काम करेंगे। उसके साथ साथ LCLO भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और समाधान के साथ साथ जो पेंशन का काम है वो भी उसी के अंदर करेक्शन में किया जाएगा। चाहे उनके लेवल पे कोई भी ऑक्यूपेशन का हो, चाहे DOB का हो, किसी भी तरह का करेक्शन किया जाएगा। वहीं भिवानी वासियों ने बताया कि लंबे समय से वे परिवार पहचान पत्र और पेंशन संबंधी समस्याओं के ऑनलाइन करेक्शन को लेकर परेशान थे। अब उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के माध्यम से मौके पर ही निपटारा हो सकेगा। अब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय कदम है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र में समाधान करने के लिए 11 से 15 तारीख तक ये शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आम आदमी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि CSC सेंटर पे, सरकारी दफ्तर में, कमेटी में लोग जा के परेशान हो गए। कभी पोर्टल बंद है, कभी कुछ नहीं है, किसी आदमी का काम नहीं हो रहा था। आम आदमी का घर का जाकर काम होगा, इससे आम आदमी को अच्छी सुविधा मिलेगी। कहना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा जो शिविर, समाधान शिविर की जो ये पहल की है, ये बहुत ही बढ़िया है सर। कॉलोनी वाइज जैसे जहाँ MC है, MC का जो भी स्थान है, वहाँ पे जाके न जितनी भी त्रुटियाँ हैं परिवार पहचान पत्र की, वो सब ठीक की जा रही हैं। पहले हम जगह जगह CSC सेंटर पर पता नहीं कहाँ धक्के खाते फिरते थे, लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता था। पैसे लग जाते और फिर दोबारा घूमते रहते थे, नहीं हो पाता था। अब सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, घर घर जाके न, मतलब ये लगा लो घर ही हो गया। वो जो MC के द्वार पे जाएंगे तो हर जगह जिसका बंदा जो स्थान है वहाँ पे जाकर करवाएगा, और ये बिल्कुल 100% हो रहा है बिल्कुल काम। जो सरकार ने 11 से 15 तक का जो समाधान है परिवार पहचान पत्र का वो कराया है, ये बहुत बढ़िया काम कराया है और लोगों ने बहुत फायदा हुआ इससे। प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार करने के उद्देश्य से हरियाणा में संपर्क कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई। वर्तमान में हरियाणा में 6600 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम चलाया जाने। कार्यक्रम के विस्तार का मकसद राज्य की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को और एकीकृत करना है। मुख्य सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तकनीकी रूप से उन्नत और समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए संपर्क फाउंडेशन के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का भी उल्लेख किया और सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में संपर्क कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने बताया कि स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत से प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों में सीखने के परिणामों और सूक्ष्म दक्षताओं में 35 से 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस संबंध में प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रेजी और गणित में डिजिटल शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है। साथ ही शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए संपर्क स्मार्ट शाला के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूत राष्ट्रवादी विचारों के भारत को गौरवान्वित किया है। मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की एकता और संप्रभुता के लिए याद किए जाएंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के साथ देश को वैचारिक विकल्प प्रदान किया। वे लंबे समय तक राष्ट्र प्रथम के पथ पर मार्गदर्शक बने रहेंगे। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर्याय महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कोट कोट नमन। उनका विचार राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है, अविस्मरणीय है। फरीदाबाद में भी आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाएगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए काम कर रही है। उन्होंने देश को जो रास्ता दिखाया था, देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार वही काम कर रही है जो लोगों के हित में है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में श्यामा प्रसाद को धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया और उनके चलाए हुए रास्ते पर हम सब कार्य कर रहे हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रास्ता दिखाया है और जो उनकी सोच थी और सरकार की सोच पर विचार पर कार्य कर रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप सब लोग पूरे उससे जानते हैं, विकास के नाम से, देश के धरती पुत्र के नाम से जानते हैं और देश और दुनिया को गति देने के नाम जानते हैं। ऐसे स्थान चौधरी साहब पे कोई काम तो है नहीं। चौधरी साहब तो अब कहते हैं ना 70 साल में व्यक्ति आ जाता है। इस तरह का लोग जरूर बयान देना उनका काम है और क्या हमारे केंद्र प्रदेश सरकार वही काम कर रही है जो प्रदेश के हित में, जो देश के। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 11 अगस्त को 2 सत्रों में ली जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षा पिछले महीने होनी थी, लेकिन कुछ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लगे आक्षेप के कारण इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया था। वहीं नीट यूजी परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने इसे रद्द करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामा में कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, जिन्होंने ये परीक्षा अपनी मेहनत के साथ पास की है। जब तक परीक्षा की गोपनीयता के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तब तक पूरी परीक्षा और घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। केंद्रीय शहरी आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव में जीत के लिए उनका आभार जताया। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। उसके बाद मनोहर लाल स्थानीय विश्राम गृह में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे करनाल लोकसभा की सभी विधानसभा में जनसंवाद करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंवाद में ज्यादातर राज्य सरकार से संबंधित समस्याएं आती हैं, जिनका वो समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस बार चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। भाजपा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूर देश की जनता इसके लिए उन्हें करारा सबक सिखाएगी। उन्होंने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसले का स्वागत किया। विशेष तौर पर विधानसभा का यह चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी
सब बातें हो रही है, तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप भी जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। ज़रूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ समय में हुई अपराध की वारदातों को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियां काम कर रही हैं। हर क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीआईडी है, चाहे एसटीएफ है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। सीआईए भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियां उनको भी बता दिया जाता है। और जहां कई दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हिसार पहुंचे। बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पंचकुला में भाजपा का सीएम चेहरा घोषित हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा बनाया, उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि 2047 तक भारत फिर से विकसित देश बने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार में भी राखीगढ़ी और अग्रोहा जैसे स्थल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। हमारे विरासत स्थलों को और अधिक विकसित करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है। मैंने कांग्रेस में 37 साल गुजारे, वहां भी गुटबाजी थी। राव इंद्रजीत सिंह ने हिसार बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए की ग्रांट देने की भी घोषणा की। अनफॉर्चुनेट है ये बात कि हमारी हिस्ट्री के बारे में, कम से कम रिसेंट हिस्ट्री के बारे में, मैं नहीं बात कर रहा कि 1000, 2000, 5000 साल की बात नहीं कर रहा, जो रिसेंट हिस्ट्री है उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। तो हम अपनी तरफ से तो कल्चर के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान जिस तरह से एक विकसित देश हुआ करता था पहले, उसी तरह से ये दोबारा से विकसित देश फिर से बन जाए 2047 तक। और ये प्रधानमंत्री का भी सपना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारी हेरिटेज रही है, जैसे कि आपके यहाँ हिसार के अंदर है, राखीगढ़ी है, अग्रोहा है, इस तरह की जो साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नॉट इवन फॉर हिसार और हरियाणा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दे शुड बी डेवलप्ड। हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है। 34 साल मैंने कांग्रेस के अंदर गुजारे हैं, तो वहाँ का भी गुटबाजी का मैं शिकार रहा था, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हो रही है। नई पार्टी है, जैसे कि हरियाणा के अंदर और टाइम गुजरेगा, शायद और उभर करके आएगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कल पंचकुला में विभाग के अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री सुधा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स और एनडीसी सहित अन्य सुविधाओं के लिए लोगों के चक्कर कटवाना बंद किया जाए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष सुधा ने कहा कि विभाग में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए ये बैठक की गई है। इसमें डेवलपिंग चार्ज, ऑनरशिप और स्ट्रीट लाइट आदि सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रॉपर्टी आईडी के लिए गए पैसों के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि जहां जहां भी मुझे नगर निगम में किसी प्रकार की शिकायत मिली है, वहां के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और अंबाला में कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। पंचकुला में हुए घपले पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार का टेंडर रद्द कर दिया गया और अगर 1 सप्ताह में रकम वो नहीं जमा करवाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं और कहाँ कमियां हमें मिल रही हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए ये मीटिंग मैंने रखी थी। उसके अंदर हमने बहुत हर पॉइंट्स को कॉर्पोरेशन के लिया है, चाहे हुआ टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का था, चाहे ओनरशिप का था, चाहे इसमें ड्रेन व्यवस्था का था।
म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जहाँ शिकायत मैंने सस्पेंड किए हैं। आप देखिए मैंने कल जाके मैंने गुड़गांव के अंदर सस्पेंड किए हैं, फरीदाबाद में किए हैं, इसकी तरह मैंने अम्बाला में भी किए हैं। इसी प्रकार से मुझे कल भी यहाँ पंचकुला में शिकायत मिली, मैंने बताया 35 लाख रुपए का घपला। 3 महीने हो गए, 3 महीने तक भी इसकी सड़क नहीं बनी। और कोई सड़क अगर बनी तो उसके अंदर क्या होगा कि जेसीबी के कारण, ठेकेदार की जेसीबी के कारण पानी की लीकेज होगी और 10,000 रुपये देकर ठेकेदार वो वहाँ के क्या इंडस्ट्री वाले ठीक करा रहे हैं, तो उस पर भी मैंने पैसे रिफंड कराए हैं। मैंने बोल दिया कि पैसे रिफंड करो और इसको तुरंत भाव से इसके ऊपर एक्शन भी लो, जिसको पेनल्टी डालो। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा कल पंचकुला में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संत महापुरुष सम्मान योजना के तहत हर वर्ग के महापुरुषों और गुरुओं की जयंतियों पर सरकारी तौर पर मना रही है। इसी कड़ी में 21 जुलाई को हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पहली बार सरकारी तौर पर मनाई जाएगी, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। प्रदेश में भारी बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा सरकार बनाएगी, ये भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र की तर्ज पर ओबीसी वर्ग के लिए हरियाणा में भी क्रीमी लेयर 8 लाख करने तथा बैकलॉग पूरा करने की घोषणा की है। इसके अलावा हर क्षेत्र में बीसी वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व देने और HKRN में भी 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। काफी दिनों से ये महाराजा दक्ष की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जाए, तो ये मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मानते हुए ये निर्णय लिया है कि आने वाली 21 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जाएगी सरकारी स्तर के ऊपर। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने ये भी घोषणा की है कि हम बैकलॉग को जल्दी इसको पूरा करने का काम करेंगे। जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग रह गया था वो नई वैकेंसीज निकाल करके उसको भी भरने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर जो भर्तियां की जाती है उसके अंदर भी 27% बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन तमाम विषयों के लिए भी माननीय नायब सैनी जी का हम धन्यवाद करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अंबाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनानी है। लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन अब बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। कांग्रेस की सरकार आने पर खाली पड़े स्वीकृत 2 लाख पदों को भरा जाएगा। कौशल रोजगार निगम को भी खत्म किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव देकर झूठी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस की गुटबाजी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं और सीएम का चेहरा विधायक और हाईकमान तय करेंगे। जो ये लोकसभा के नतीजे आए वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें 36 बिरादरी ने फैसला कर रखा है कांग्रेस की सरकार बनाने का। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरा हिंदुस्तान में, मेरे आगे नहीं। आज 10 साल 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। और केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है। अब आज चुनाव का देख के ये झूठी घोषणा है। अब कह दिए जैसे हमारी 100 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे। हरियाणा में 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे बोलेंगे। अंबाला में करीब 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर पर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आवागमन बंद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा आज यमुनानगर पहुंची। पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक के रुझान और हालात
कांग्रेस के पक्ष में और यदि टिकट वितरण सही हुआ तो कांग्रेस हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की जा रही घोषणा पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र अभी बन रहा है, हम समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस की पूर्व नेता किरण चौधरी के मामले में उन्होंने कहा था कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, जिसके चलते वो भाजपा में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। हाँ बिल्कुल, स्टेट के मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो स्टेट के मुद्दे हैं, हमारा मैनिफेस्टो भी बन रहा है, तो उसके बारे में हर जगह के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लिए हमको देखना है कि हरियाणा के लोगों को जो 10 साल गुमराह किया गया, अब उनको हर वर्ग को, किसान है, गरीब है, मजदूर है, दलित है, सबको हम कैसे इंसाफ दिला पाएंगे, साथ में प्रदेश को आगे कैसे लेकर जाएंगे, इन सब बातों को देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो आएगा और हम स्टेट को आगे विकास की राह पर लेकर जाएंगे। जेजेपी नेता डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्यसभा की सीट को लेकर कहा कि जजपा के 10 विधायक हैं और हमने राज्यपाल को लिखकर भेज दिया है कि जो भी बीजेपी खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेगा हम उसे समर्थन देंगे। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहल करनी चाहिए क्योंकि वो विधानसभा की 60 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जजपा सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा में पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े, उन मुद्दों को लेकर आज के दिन तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कोई संशय भी नहीं है। गठबंधन में रहते हुए हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाया और 4.5 साल सत्ता में रहते हुए हमने जनता जनार्दन से किए गए अपने चुनावी वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके पूरा करवाने का काम किया। एक वायदा जो हमारा लास्ट तक पूरा नहीं हुआ है 5100 रुपये पेंशन का, हमने लास्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आप 10 की 10 सीटें कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन का सम्मान दे दो, हम आपके साथ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण की आवश्यकता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029 तक सभी पंचायतों में पैक्स डेयरी होगी। अमित शाह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि नारे को दोहराया और सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। 100 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 में संशोधन किया है ताकि किसी गांव में स्वीकृत उप विक्रेताओं की संख्या में कमी की जा सके। हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 में अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 तक है तो केवल एक उप विक्रेता की अनुमति दी जाएगी और यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है तो केवल 2 उप विक्रेता को अनुमति दी जाएगी। आबकारी नीति 2024-25 में संशोधन होने से पिछले साल की नीति की तुलना में 128 उप विक्रेताओं में कमी आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने कहा कि प्याज की कीमतें स्थिर हो रही हैं। किसानों द्वारा बाजार में जारी रबी प्याज की मात्रा बढ़ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस सीजन में प्याज का उत्पादन कम होने के बावजूद घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता है। इस साल के रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज का अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस वर्ष खरीफ प्याज का उत्पादन 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। इस वर्ष खरीफ आलू का रकबा पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ाने का अनुमान है। इस वर्ष टमाटर का लक्षित क्षेत्रफल 2,72,000 हेक्टेयर है। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।